सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के ट्यूटोरियल क्लास में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, स्मॉल डोजेज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कोविड की सेकेंड वेव के बाद सरकार ने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है उसके ऊपर। देखेंगे डिटेल में कैसे लिखा हुआ है। आज का आर्टिकल आपको थोड़ा सा पुश करेगा, बहुत सारे लर्निंग लेसन हैं इसमें, तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे हम एक खास अप्रोच के साथ। अप्रोच ये है, हर सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट तो करूँगा ही, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद में स्ट्रक्चर को अलग से बताऊंगा, ग्रामर को अलग से डिस्कस करेंगे। सारी ग्रामर, सारी स्ट्रक्चर, सारी वोकैबुलरी आज की आप अप्लाई करेंगे इन क्विज़ पे। 6 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 5 क्लोज टेस्ट के, 1 क्वेश्चन है वोकैबुलरी का। पहले आप कोशिश कर लें, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आज मैं करवा ही दूंगा, है ना, लाइव। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीख। ये क्विज़ ही आपका मोटिवेशन है। आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करते हो, फिर क्विज़ को सॉल्व करके देखा करो आपने कितना सीखा। कह रहा है स्मॉल डोजेस, स्मॉल मतलब छोटी सी, डोज आप जानते हैं। कह रहा है छोटी सी डोज मिली है किसी को। दवा की डोज तो बहुत बड़ी चाहिए थी, लेकिन मिलती हमें हमेशा छोटी छोटी सरकार से। बात किस चीज़ की कर रहा है? ऑन द सेकेंड कोविड-19 वेव एंड द स्टिमुलस। सेकेंड जो कोविड-19 की वेव आई है ना, जो सेकेंड लहर आई है, और जो स्टिमुलस पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है उसकी बात कर रहा है। तो वेव के हिसाब से हमें बहुत बड़ी डोज चाहिए थी, लेकिन सरकार का जो बेल आउट पैकेज है, जो राहत पैकेज है, वो बहुत छोटा है। अब स्टिमुलस नाम के वर्ड को चेक करें। वैसे स्टिमुलस का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को स्टिमुलेट करने वाली कोई चीज़, है ना, किसी को उत्तेजित करने वाली कोई चीज़। लेकिन फाइनेंशियल लैंग्वेज में स्टिमुलस का मतलब होता है एक राहत का पैकेज, अ फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज। इसको बेल आउट प्लान भी बोलते हैं, खास करके अमेरिकन लैंग्वेज में। इंडिया में भी अब ये वर्ड यूज़ होने लगा है, बेल आउट, है ना, बेल आउट पैकेज भी इसको बोला जाता है। बूस्ट बोल दो, एनकरेजमेंट बोल दो। चलिए अब डिटेल में देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से किसने किसको कितना पैकेज दिया। उससे पहले वीडियो को फटाफट से एक लाइक दे दें और एक शेयर दे दें। आपके लाइक्स और शेयर्स ही मुझे इस कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट को हर रोज़ लाने के लिए जो है ना मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कह रहा है द फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉर द सेकेंड कोविड-19 वेव फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कह रहा है जो पहला रिलीफ पैकेज है, पहला राहत का जो पैकेज है, स्टिमुलस है जो, और किसके लिए? सेकेंड कोविड-19 वेव के लिए। तो पहली वाली वेव के बाद में तो एक आया था, अब दूसरी वाली के बाद में जो आया ना पहला वाला, कह रहा है वो जो है ना वो फॉल होता है, वो गिर जाता है शॉर्ट ऑफ पहले ही। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है मंजिल पे पहुंचने से पहले ही असफल हो जाना, किसी चीज़ में खरा ना उतरना। तो कह रहा है खरा नहीं उतरता है आशाओं पे, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे। समझ गए? फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। रिलीफ पैकेज आपका सब्जेक्ट है, फॉल्स आपकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है ना, इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा हर लाइन का ऐसे ही ब्लू कलर में जैसे पैकेज है, और वर्ब मिलेगी ऐसे ही पिंक कलर में जैसे फॉल्स है। हर लाइन में आपको हर सेंटेंस में मिलता रहेगा। इसको फॉलो करना शुरू कर दो, 10 दिनों में आपको पता लग जाएगा इंग्लिश कितनी इंटरेस्टिंग है और आप कितना जो है इससे बेवजह डरते हैं, है ना। 10 दिन फॉलो करके देखो। चलिए अब वक्त है आपको, मैं क्या करता हूँ फटाफट सारे वोकैबुलरी वर्ड्स बता देता हूँ, आज के जो एडवांस वर्ड्स हैं आप जो पहले ही सीख लोगे, है ना। उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए ये अपनी वोकैब शीट है, 150 वर्ड्स इसमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पिछले सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इसी शीट में आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, डाउनलोड कर लेना। आज के 4-5 वर्ड्स हैं अपने पास अच्छे वाले। पहला है हिंटरलैंड, दूसरा है एक्सचेकर, तीसरा है एबिस्मल, और चौथा है एवर्स। ये सारे वर्ड्स एक्चुअल में आप देखोगे फाइनेंशियल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, है ना, ध्यान से समझना। हिंटरलैंड क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बियाबान। अगर बियाबान आपको समझ में नहीं आता तो उसको जंगल बोल दो। ऐसा एरिया जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, बहुत रिमोट है ना, दूर दराज का एरिया, उसको कहते हैं हिंटरलैंड। समझ गए? फार फ्लंग एरिया बोल दो, विल्डरनेस बोल दो, बैकवुड्स बोल दो। बाकी ये दोनों वर्ड्स है ना लास्ट वाले, ये बियाबान या जंगल को ही बताते हैं ना। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड पेनिट्रेटेड
इवन द रूरल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। कोरोना की दूसरी लहर ने पेनिट्रेट कर दिया, घुस गई यहाँ तक कि जो हमारे ग्रामीण बियाबानों में भी, हमारे गांव के जो जंगल है ना वहाँ भी। तो अभी अभी न्यूज़ भी आई थी, माओवादियों को भी कोविड हो रहा है जो जंगलों में रहते हैं, है ना। तो इतना अंदर तक सेकेंड वेव घुस गई। तो हिंटरलैंड वर्ड को इस सेंटेंस से कनेक्ट करके रखें, जंगल से, बियाबान से। एक्सचेकर ये आपको मिलेगा फाइनेंशियल लैंग्वेज में ही। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना, ठीक है। सरकारी खजाने को बोलते हैं एक्सचेकर। द लेटेस्ट बेल आउट पैकेज विल कोस्ट द एक्सचेकर ₹50,000 करोड़। जो सबसे नया बेल आउट पैकेज आया ना, अभी अभी राहत पैकेज जो स्टिमुलस सरकार ने अनाउंस किया है, उसकी कीमत सरकार को चुकानी होगी, कोस्ट करेगा वो हमारे सरकारी खजाने को 50,000 करोड़ रुपए, है ना। सरकारी खजाना मतलब एक्सचेकर। अब सरकारी खजाने को गवर्नमेंट ट्रेजरी बोलते हैं, और एक वर्ड होता है इसके लिए बहुत अच्छा, कॉफर्स। कॉफर्स, है ना, बहुत अच्छा वर्ड है कॉफर्स। चलिए अगला वर्ड है हमारा एबिस्मल। इसके 3 मीनिंग है, 2 मीनिंग नेगेटिव है, 1 मीनिंग पॉजिटिव है। देख लो, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव का आपको पता लग जाएगा, है ना। एबिस्मल का पहला मीनिंग होता है वेरी पुअर। देखो ये वर्ड किससे बना है, एबिस नाम के नाउन से। एबिस का मतलब होता है पाताल लोक, जिसका कोई पैंदा ना हो, है ना। ऐसी जगह जहाँ पे आप गिरते जाएं, ऐसा गड्ढा जिसका कोई पैंदा ना हो, बॉटमलेस हो, उसको बोलते हैं एबिस। तो एबिस से ही हमने एबिस्मल नाम का एडजेक्टिव बनाया। अब देखो इसका मीनिंग क्या बना। या तो कोई चीज़ नेगेटिव वे में लिमिटलेस है, कोई लिमिटलेस कंजूस आदमी है, कोई लिमिटलेस बेवकूफ़ इंसान है ना। लिमिटलेस नेगेटिवली फॉर्म में आप यूज़ करोगे लिमिटलेस को। या फिर कोई बहुत गहरी चीज़ है, कोई बहुत गहरा समंदर है, उसको भी आप एबिस्मल बोल सकते हैं। और या फिर कोई चीज़ जो बहुत पुअर है या बैड है, खास करके परफॉर्मेंसेस, खास करके किसी की कोई चीज़ है ना, उसको भी एबिस्मल बोल सकते हैं। तीनों कनेक्टेड ही हैं एक दूसरे से। यूज़ करके दिखा देता हूँ। द टीम लॉस्ट बिकॉज ऑफ द एबिस्मल परफॉर्मेंस ऑफ द बैट्समैन। टीम जो है हमारी हार गई, किस वजह से भाई, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस थी नहीं, ना के बराबर परफॉर्मेंस थी, एबिस्मल परफॉर्मेंस थी। और वैसे ही हर आर्गूमेंट्स आर फुल ऑफ एबिस्मल स्टूपिडिटी। उसके जो आर्गूमेंट्स हैं, उसके जो कथन हैं, वो भरे हुए हैं बॉटमलेस या लिमिटलेस स्टूपिडिटी के अंदर। इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे उसके आर्गूमेंट्स हैं। समझ गए ना, एबिस्मल स्टूपिडिटी। एंड साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश इन द एबिस्मल डेप्थ्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढा है एक नई स्पीसीज़ को, एक नई प्रजाति को मछलियों की, और कहाँ पे, बहुत ही पातालिक गहराइयों में, एबिस्मल डेप्थ्स में, बॉटमलेस डेप्थ में, अटलांटिक ओशन की, जो है अटलांटिक सागर की। समझ गए। ओशन के नाम के आगे हमेशा द लगाएं। आपको पता है वाटर बॉडीज़ के आगे नाम के द आता है। फ़िश को कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते हैं जब तक बहुत सारी फिशेस की प्रजातियों की बात ना हो। एक प्रजाति की बात है, चाहे कितनी भी मछलियाँ हों, कभी भी उसको प्लूरल नहीं बनाते, है ना, याद रखना। चलो अब इन तीनों ही बातों के 3 सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं। ख़राब का ऑफुल, लिमिटलेस का बाउंडलेस, और बॉटमलेस का अनफैथमेबल। अनफैथमेबल। चलिए लास्ट वर्ड है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है एलर्जिक। आप एक ऐसे इंसान हो जो रिस्क नहीं लेते हो, तो आप रिस्क अवर्स हैं। समझ गए मेरी बात को। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो चेंज होने को तैयार नहीं है, तो आप चेंज एवर्स पर्सन है। मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर एवर्स टू चेंज। ज़्यादातर नाकामयाब लोग वही होते हैं जो रिस्क लेने से हेजिटेंट होते हैं, एवर्स होते हैं, एलर्जिक होते हैं, है ना। किसी चीज़ से दूर भागना, किसी चीज़ को करने को तैयार ही ना होना, वो कहलाता है आपका एवर्स होना उस चीज़ के लिए। इसके लिए आप लोथ, अनविलिंग या रिलक्टेंट नाम के सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाउन फॉर्म होता है एवर्जन। किसी चीज़ को लेकर के आपका बिल्कुल भी मन ना होना, एवर्जन। किसी चीज़ को लेकर के आपका अवॉइड करने का जो रुझान है, एवर्जन। चलो समरी टाइम। आज आपसे एक बात भी करनी है मुझे, बाद में करेंगे, पहले समरी मैं आपको दे देता हूँ। देखो समरी ये है कि कोविड की सेकंड वेव के बाद सरकार ने एक रिलीफ पैकेज को अनाउंस किया है। अब ये रिलीफ पैकेज जो है सरकार पहले अनाउंस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर के सरकार ने एक पैकेज को लास्ट में अनाउंस किया। अब इस पैकेज को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा पिछले साल जो पैकेज आया था बिल्कुल वैसा ही है, उसी का ही जुड़वा भाई है। इस पैकेज में वो चीज़ें सरकार ने डाल दी हैं जो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। तो जो हमें मिल रहा था ना, सरकार ने उसी को पैकेज का नाम देकर के बोल दिया, चलो कोरोना के चक्कर में तुम्हें जो है हम ये दे रहे हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, और जो आपने दिया है वो हमें ऑलरेडी मिल रहा था, और जो आप नया देने की कोशिश कर रहे हो इस पैकेज के अंदर, उसकी किसी को खास ज़रूरत नहीं है, उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो जेब से आपने पैसे निकालने थे, वो काम आपने किया नहीं, बस पैकेज को अनाउंस कर दिया जिससे किसी का कुछ खास भला होने वाला है नहीं। तो आज का जो टोन है वो डिसअपॉइंटिंग है, निराश है, निराशा से भरा हुआ है। इस समरी को आपको, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी समरी के ऊपर बेस्ड है। आपको 3 सेंटेंसेज में आंसर करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आंसर को पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। मैं भी रोज़ समरी लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूँ। फर्स्ट कमेंट में आप मेरा भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन सुन लें आज का।
द इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू अ सीवियर डिमांड क्राइसिस। भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ख़राब डिमांड के क्राइसिस से गुजर रही है, और इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए बजाय बूस्ट करने के सप्लाई को, क्या ये बेहतर नहीं होता अगर सरकार लॉन्च कर देती एक स्कीम को, जो स्कीम प्लेस कर देती कुछ कैश को हाथों में गरीब लोगों के, ताकि डिमांड को सिमुलेट किया जा सकता, ताकि जो है डिमांड को बढ़ावा मिलता। तो सप्लाई को बूस्ट करने वाले मेजर्स लेने की बजाय क्या डिमांड को बूस्ट करने वाले मेजर्स नहीं लिए जा सकते थे? क्यों लेने हैं, क्यों नहीं लेने हैं, आप ज़रूर से 3 आर्गूमेंट्स 3 सेंटेंस में लिखें। मेरा वाला भी पढ़ना और अपना वाला भी लिखना, सबके पढ़ा करो, रोज़ लिखा करो। चलो शुरू कर लेते हैं। जो छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पहले सुन लें। देखो, SBI का क्लर्क का पेपर आ गया आपका 10 दिनों के बाद। 10, 11, 12 और 13 4 दिन है ना। तो मैं सोच रहा हूँ वैसे 10 दिनों में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो आपने सीखा है उसी का एक छोटा सा क्रैश कोर्स कर लेते हैं। 9:30 बजे रात को आधे घंटे की वीडियो आएगी। अपनी कोशिश ये होगी कि 200 क्वेश्चंस अगले 10 दिनों में करें, 200 वैरायटी के क्वेश्चंस, ऐसा समझो, है ना। और उन क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको स्ट्रेटजी भी पता लगे पेपर को देख करके कैसे आपको अप्रोच करना है। तो ये 10 दिन कम से कम 5 से 10 नंबर आपके बूस्ट करवाएं इंग्लिश के अंदर, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो इस पैकेज को, इस छोटे से क्रैश कोर्स को शुरू किया जाए या ना किया जाए। रात को 9:30 बजे सोच रहा हूँ लाऊं या ना लाऊं। अगर इनफ लोग इंटरेस्टेड हैं तभी इस पैकेज को लाऊंगा। आप मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। आज शाम को 6-7 बजे तक बता देना, ताकि रात तक का मैं तैयार करके रखूं। शुरू कर लें, चलो। आफ्टर असर्टिंग दैट पीपल शुड वेट फॉर द यूनियन बजट्स अनाउंसमेंट्स टू ट्रिकल डाउन बिफोर सीकिंग अ फ्रेश स्टिमुलस टू कोप विद द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक, the government finally unveiled a relief package of sorts this Monday। कह रहा है असर्ट करने के बाद, इस चीज़ पे जोर देने के बाद। असर्ट का मतलब क्या होता है? एम्फसाइज करना, जोर देना। अच्छा, किस चीज़ पे भाई? दैट इस चीज़ पे कि जो लोग हैं ना उनको वेट फॉर करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए इंतज़ार। और किसका? यूनियन बजट्स की अनाउंसमेंट्स का। जो अभी बजट आया था फरवरी मार्च में, उसमें जो अनाउंसमेंट हुई थी उन अनाउंसमेंट्स का। अच्छा, अनाउंसमेंट्स के किस काम का? ट्रिकल डाउन करने का। वो जो अनाउंसमेंट हुई थी, उन अनाउंसमेंट में जो चीज़ें बताई थी उनके उन लोगों तक पहुंचने का। ट्रिकल डाउन यही होता है, धीमे धीमे रिस के किसी चीज़ का आप तक पहुंचना। तो कह रहे हैं इस चीज़ को असर्ट करने के बाद, जोर देने के बाद कि लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि बजट की अनाउंसमेंट उन तक रिस्क करके पहुंचेगी। अच्छा, कब हुआ है काम? कह रहे हैं इससे पहले कि वो सीख करें एक फ्रेश स्टिमुलस को, इससे पहले कि वो मांगे एक नए राहत पैकेज को, जो कि हो कोप विद करने के लिए, निपटने के लिए दूसरी लहर से इस पैंडमिक की। कह रहा है ऐसा कर देने के बाद, ऐसी बात बोल देने के बाद हमारी सरकार ने आखिरकार अनवेल कर दिया, सबके सामने रख दिया एक रिलीफ पैकेज को, राहत पैकेज को। और कैसा पैकेज था ये? ऑफ सोर्स। ये ऑफ सोर्स वाला था। ये ऐसा रिलीफ पैकेज था, तो रिलीफ पैकेज जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, है ना, उसी तरह का ही है कुछ कुछ। और कब हुआ है काम? दिस मंडे, इस मंडे को। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुश करेगा क्योंकि नए नए वर्ड्स यूज़ कर रहा है। मैं एक बार आपको रिपीट करके देता हूँ सेंटेंस, फिर इसकी स्ट्रक्चर को देखना। कह रहा है जोर देने के बाद इस बात पे कि लोगों को इंतज़ार करना चाहिए इस साल के बजट का, उसमें जो अनाउंसमेंट हुई थी, उन अनाउंसमेंट के धीमे धीमे रिस्ट करके लोगों तक पहुँचने का। और कब इंतज़ार करना है? इससे पहले कि लोग मांगने लगे, सीख करने लगे एक नए स्टिमुलस को, नए राहत पैकेज को, निपटने के लिए दूसरी वेव से इस पैंडमिक की। कह रहा है ऐसा असर्ट करने के कुछ दिनों बाद हुआ क्या? सरकार ने क्या अपना मन बदल लिया और फाइनली लॉन्च कर दिया खुद ही एक रिलीफ पैकेज को। और जो रिलीफ पैकेज जैसा ही है इस मंडे को, एक्चुअल में वो रिलीफ पैकेज है नहीं, उसको देख करके आपको लगेगा उतना बढ़िया पैकेज जो है नहीं। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़। पीपल की वर्ब है शुड वेट फॉर, गवर्नमेंट की वर्ब है अनवेल्ड। असर्ट करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। असर्ट, एम्फसाइज और स्ट्रेस तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और इन तीनों की खासियत क्या है? इनके बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं आती, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। द डॉक्टर स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग। डॉक्टर साहब ने जोर दिया, स्ट्रेस किया, एम्फसाइज किया, असर्ट किया उस ज़रूरत पे थी जो थी रेगुलर एक्सरसाइजिंग की। ध्यान रखें, डॉक्टर सब्जेक्ट है, स्ट्रेस आपकी वर्ब है। अब यहाँ पे ऑन को ना लगा के आए। द डॉक्टर स्ट्रेस द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग, समझ गए ना। वैसे ही द डॉक्टर एम्फसाइज्ड, यहाँ पे भी ऑन को ना लगाएं। स्ट्रेस और एम्फसाइज एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। प्रेपोजिशन इनमें वर्ब फॉर्म के बाद में नहीं आएगी। अब देखो इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। द डॉक्टर पुट सम स्ट्रेस द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग। डॉक्टर साहब ने रख दिया थोड़ी सी स्ट्रेस को, थोड़े से दबाव को उस ज़रूरत पे जो है रेगुलर एक्सरसाइजिंग की। यहाँ पे मेरे भाई स्ट्रेस जो है पुट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है डॉक्टर, वर्ब है पुट। अब स्ट्रेस जो है एक वर्ब नहीं रहा, ये बन गया एक नाउन। इसने अपनी फॉर्म को बदल लिया। नाउन फॉर्म में स्ट्रेस अपने बाद हमेशा ऑन लेता है। लास्ट सेंटेंस देख लें। द डॉक्टर प्लेस्ड एन एम्फोसिस
द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग। एम्फोसाइज एक वर्ब है, यहाँ पे प्लेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है एम्फोसिस। ऑब्जेक्ट बन गया तो मतलब क्या बन गया, नाउन बन गया। नाउन बन गया तो अब ये फॉर्मूला इस पर नहीं लगेगा। एम्फोसिस के बाद में नाउन फॉर्म में फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लेस्ड एन एम्फोसिस ऑन द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग। चलिए और इसमें देखने वाली चीज़ें, ट्रिकल डाउन होता है किसी चीज़ का रिस रिस कर ऊपर से नीचे तक जाना। इस आप जो है पिक्चर को देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। पहले इस गिलास में पानी डालोगे, यहाँ से जब गिरना शुरू होगा फिर इस गिलास में पानी पड़ेगा, और फिर यहाँ पे गिरना शुरू होगा तो इन गिलासों में पानी पड़ेगा। तो ये पूरा एक्ट जो है ट्रिकल डाउन होने का है। सरकार से बेनिफिट्स भी हमें ऐसे ही मिलते हैं, पहले उद्योगपतियों को मिलते हैं, फिर उनसे उनके कर्मचारियों को मिलते हैं, और लास्ट में गरीब लोगों को मिलते हैं, आपके और मेरे जैसे। समझ गए? चलो, कोप विद आप जानते हैं, कई बार आ चुका है। कोप विद, डील विद, कंटेंट विद, ग्रैपल विद और टैकल विद। टैकल के साथ में कभी विद ना लगाएं और कोप के साथ में कभी अपना लगाएं। बार बार रटवा रहा हूँ, अब ये मत लगाया ना, यहाँ पे विद है ना, कोप के साथ में कभी अप मत लगाया ना, इसीलिए रोज़ मैं रिपीट करता हूँ। अनवेल करने का मतलब होता है पर्दा हटाना, वेल मतलब पर्दा। जब आप अनवेल कर रहे हैं तो किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। ऑफ सोर्ट्स मैंने बता दिया, कुछ इसी तरह का सिमिलर बट अनयूजुअल और इन्फीरियर वर्जन ऑफ समथिंग, है ना। देखने में तो वैसा है लेकिन वास्तव में कुछ और है, वैसा देखने में लग रहा है ऑफ सोर्ट्स। सीक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं लेगी, जैसे कि वेट हमेशा अपने बाद में फॉर लेगी। ये पूरा चार्ट आपके लिए बना रखा मैंने यहाँ पे 14 वर्ब्स का। सीक को आप लुक फॉर लिख सकते हैं, लेकिन सीक फॉर कभी भी ना लिखें। और वेट के बाद में हमेशा फॉर लगाएं, लेकिन अवेट फॉर ना लिखें, अवेट के बाद में फॉर नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सबकी सब ट्रांजिटिव हैं, राइट हैंड साइड वाली इनकी सिनोनिम है लेकिन इंट्रांजिटिव है। वर्ब के साथ में एक हमेशा आप जो देखोगे एक प्रेपोजिशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द मेजर्स सच एज द प्रॉमिस ऑफ ईजी स्मॉल टिकट लोन्स for 25 lakh micro entrepreneurs and 11,000 tourist agents and free tourist visas have been projected at about rupees 6.29 lakh crore by the finance ministry। कह रहे जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसको आप यूँ बोल सकते हो इनडायरेक्ट आउटकम, किसी चीज़ में से निकल करके आने वाला आउटकम जो आज ना दिख रहा हो आपको, लेकिन फार फेस्ट हो, काम आपने आज किया और उसका फल मिल रहा है आपको 2-3 साल बाद। कह रहे फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन होगा ना, जो फाइनेंशियल साइड इफेक्ट होगा इन मेजर्स का, इन कदमों का, जैसे कि कौन कौन से कदम है, जो एक प्रॉमिस है, एक वादा है ईजी स्मॉल टिकट लोन्स का। स्मॉल टिकट लोन्स वो लोन्स हैं जो कि ज़्यादा पैसे के नहीं होते, स्मॉल टिकट होते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, है ना। और किसके लिए, 25 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 25 लाख छोटे दुकानदारों के लिए। दूसरा कौन सा मेजर्स है, 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स के लिए, ये भी मिलेगा जो स्मॉल टिकट लोन्स है, टूरिस्ट एजेंट्स को भी। और साथ में मेजर्स है एक फ्री टूरिस्ट वीज़ास का, बाहर से कोई हमारे देश में घूमने आए उसको टूरिस्ट वीज़ा बिना किसी पैसे के देंगे। कह रहे इनके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, इन सभी कदमों के, जो बाकी के जो इनके लॉन्ग फार फेस्ट आउटकम्स हैं, उनको प्रोजेक्ट किया गया है पैसिव वॉइस में, उनको एस्टिमेट किया गया है, कैलकुलेट किया गया है लगभग 6.29 लाख करोड़ रुपए पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यही बोला कि जो हम आपको दे रहे हैं 6.5 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से हम जो है इन सब चीज़ों में लगाएंगे। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस यही हैं, समझ गए। इम्प्लीकेशन का मतलब समझा दिया मैंने आपको, फार फेस्ट रिजल्ट, इसको रेमिफिकेशन भी बोलते हैं और आउटकम भी बोलते हैं। इम्प्लीकेशन की वर्ब है हैव बीन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना, एक्सपेक्ट करना। तीनों ही चीज़ें किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने को बताती हैं। खास करके जब आप कैलकुलेशन की बात करोगे ना, किसी चीज़ की आशा की बात करोगे, तब वहाँ पे प्रोजेक्ट नाम के वर्ड को यूज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नियरली रुपी 2.68 लाख करोड़ ऑफ दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटीज। कह रहा है ये सारा पैसा है ना, ये सारा पैसा 6.29 लाख करोड़ का, कह रहा है लगभग इसका 2.68 लाख करोड़ जो है इसका फॉर्म में है, रूप में है क्रेडिट गारंटीज़ के। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है, सरकार बोल रही है हम आपको देंगे नहीं, लेकिन अगर आप नहीं चुका पाए तो आपके क्रेडिट की गारंटी हम ले रहे हैं। समझ गए ना। तो इसमें से इतना पैसा सरकार किसी को देने वाली नहीं है, सिर्फ गारंटी के नाम पे सरकार सबको दिखा रही है। लाख करोड़ की वर्ब होगी इस, रूपी को, मेजरमेंट को, डिस्टेंस को, टाइम को, वेट को आप जानते हैं। जब भी मेजरमेंट को आप लेते हैं ना, 5 किलो है, 10 किलोमीटर है, 2 लाख करोड़ रुपए हैं, इनको आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, इनकी सिंगुलर वर्ब को। नाउन चैप्टर पार्ट 2 में जाकर के देख लेना, डिटेल में बताया हुआ है ग्रामर सीरीज़ के अंदर। बढ़े आगे। कह रहा है फर्दर रुपी 1.5 लाख करोड़ ऑफ गारंटीज has been promised to add to rupee 3 lakh crore emergency credit scheme, but the scheme's tenure hasn't been extended beyond September 30। अब देखो एक और चीज़ बता रहा है, कह रहा है इससे भी आगे फर्दर एक और एडिशनल
1.5 लाख करोड़ की गारंटीज जो हैं उनको प्रॉमिस किया गया है। भाई ये तो थी 2,68,000, ये तो थी था ही जो था। कह रहा है इसके भी एडिशनली 1.5 लाख करोड़ की गारंटियाँ और भी वादा किया गई है कि वो ऐड टू करेंगी, वो जा करके बढ़ा देंगी 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम को। ये क्रेडिट स्कीम निकाली है सरकार ने, 3 लाख करोड़ इमरजेंसी किसी को लोन चाहिए हो दुकानदार को। कह रहे ये है, लेकिन बट ये जो स्कीम का टेन्योर है, स्कीम का जो कार्यकाल है, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया 30 सितंबर के पार। तो इससे पहले पहले जिसको लेना ले लो, 30 सितंबर के बाद ये लोन वोन वाली स्कीम सरकार की तरफ से बंद होने वाली है। समझ गए? लाख करोड़ किसकी गारंटी की जो है जो वर्ब है वो है हैज़ बीन प्रॉमिस्ड पैसिव वॉइस में। टेन्योर की वर्ब है हैजंट बीन एक्सटेंडेड, ये भी पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में। टेन्योर होता है कार्यकाल, बियॉन्ड होता है पार, है ना, बियॉन्ड सितंबर 30 मतलब 30 सितंबर के पार। ऐड टू करने का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ऐड टू मतलब इंक्रीज़ करना। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फर्दर और फार्दर वाला, सबको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, फार्दर में लगा हुआ है फार, फार का मतलब होता है दूर, फार्दर का मतलब होता है दूर। समझ गए ना? फार की ही आप ऐसा समझ लो सुपरलेटिव डिग्री है फार्दर। तो फार्दर का मतलब होता है दूर, लेकिन फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। समझ गए ना? दूर नहीं, एडिशनल। और साथ ही साथ फार्दर जहाँ लगाते हो वहाँ फर्दर भी लगा सकते हो एज अ सेकंड चॉइस। फर्दर को फार्दर की जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन फार्दर को फर्दर की जगह यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे एडिशनल वाला मीनिंग आ रहा हो। यूज़ करके दिखा देता हूँ। देयर इज़ अ फर्दर या फार्दर रिक्वायरमेंट ऑफ 500 सोल्जर्स ऑन द LAC। कह रहे एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट है 500 सोल्जर्स की, 500 सोल्जर्स की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। देखो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, दूर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्टेंट की बात नहीं हो रही। तो फर्दर को यूज़ करूँगा, यहाँ पे मेरे भाई फार्दर मत लगाया ना। देयर इज़ अ फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ 500 सोल्जर्स ऑन द LAC। और वैसे आवर सोल्जर्स कैन नॉट बी एबल टू पेट्रोल फार्दर या फर्दर देन फिंगर 4 एज ऑफ नाउ। हमारे सिपाही जो हैं अब एबल नहीं हैं पेट्रोल करने में, जो चौकसी करने में, फार्दर या फर्दर फिंगर 4 से आज की डेट में एज ऑफ नाउ। तो फिंगर 4 जो है उसके आगे हमारे सोल्जर्स नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ ने अपना जो है अड्डा बना रखा है। अब यहाँ पे देखो पेट्रोल करना है आगे तक जा कर के, डिस्टेंस की बात हो रही है, आप यहाँ पे प्रिफर करेंगे फार्दर को। लेकिन यहाँ पे फर्दर गलत नहीं होगा, वो भी ठीक है, क्योंकि फिंगर 4 से एडिशनल जाने की बात भी हो रही है। समझ गए ना? तो फार्दर और फर्दर दोनों ठीक है, लेकिन इस केस में डिस्टेंस की वजह से आपकी चॉइस होगी पहली फार्दर और दूसरी चॉइस होगी फर्दर। अब ये सेंटेंस गलत है, ये तो मैंने आपको करवा दिया, दोनों सही हैं फार्दर फर्दर, इसको भूल जाओ। अब ये सेंटेंस गलत है, अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या गलत है इसमें। चलो, एक डायलॉग है, मेरा पेट डायलॉग है और मैंने हमेशा ज़िंदगी में याद रखा है, वो जो आगे का याद करके पीछे का भूल जाए ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। तो ऐसा बेवकूफ़ आप में से कोई भी ना बने। ये कैन है, कैन, कैन होती है एक मॉडल वर्ब। कैन का मतलब होता है एबिलिटी बताना। कैन मॉडल वर्ब या कुड मॉडल वर्ब जो एबिलिटी को बताए, उसके साथ में कभी भी एबल नाम के एडजेक्टिव को यूज़ नहीं किया जाता। तो दो काम कर सकते हो, या तो यहाँ पे एबल को निकाल दो, कैन नॉट लिख दो, कैन नॉट, और पेट्रोल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बेयर इंफिनिटिव आएगा, टू निकालना पड़ेगा। तो आवर सोल्जर्स कैन नॉट पेट्रोल फर्दर या फार्दर देन फिंगर 4 एज ऑफ नाउ। या फिर कैन को निकाल दो और एबल टू को रख दो, यहाँ पे आर लिख दो या वर लिख दो, जो भी टेंस में बात हो रही है। आवर सोल्जर्स आर नॉट एबल टू पेट्रोल फर्दर देन फिंगर 4 एज ऑफ नाउ। तो कैन कुड के साथ में एबल को कभी भी नहीं लगाया जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। Similar backing has been announced for loans worth rupees 60,000 crore to COVID affected sectors, but only tourism has been publicly identified. कह रहा है ऐसी ही बैकिंग अनाउंस की गई है, ऐसा ही सपोर्ट लोन्स वाला, लोन की गारंटियों वाला उसकी घोषणा की गई है। और किसके लिए? लोन्स के लिए, जो हैं 60,000 करोड़ की कीमत के, जिनकी वर्थ है, कीमत है 60,000 करोड़। और किसके लिए? कोविड से प्रभावित अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए। कह रहा लेकिन महज टूरिज्म जो है ना, उसी को ही पब्लिकली आइडेंटिफाई किया गया है। ये कौन से सेक्टर हैं सिर्फ सरकार ही जानती है। सरकार बोल रही है देंगे इतने सारे पैसे, लेकिन सरकार ने इन सेक्टर्स में सिर्फ एक का इनाम लिया, जो कि है टूरिज्म। बाकियों को अभी भी किसी को बताया नहीं है कौन सा वो सेक्टर होने वाला है। समझ गए? बैकिंग की वर्ब है हैज़ बीन अनाउंस्ड पैसिव वॉइस में, टूरिज्म की वर्ब है हैज़ बीन पब्लिकली आइडेंटिफाइड अगेन पैसिव वॉइस में। बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, वो पैसिव ही है और कुछ है ही नहीं, वो है ना। अफेक्टेड मतलब इम्पैक्टेड, जो प्रभावित है, एक एडजेक्टिव है अफेक्टेड। कह रहा enhancing loan guarantees will perhaps give risk averse lenders more confidence in extending loans when the credit deposit ratio has hit a multi-year low.
कह रहा इन्हांस करने का काम है जो लोन की गारंटीज को, शायद वो परहैप्स देगा फ्यूचर में, विल गिव करेगा। रिस्क अवर्स लेंडर्स को ओवर कॉन्फिडेंस, रिस्क से एलर्जी रखने वाले, रिस्क से दूर भागने वाले, जोखिम को ना उठाने वाले लेंडर्स को, बैंकों को और ज़्यादा विश्वास या कॉन्फिडेंस। और क्या देने में भाई, एक्सटेंड करने में, ऑफर करने में लोन्स को। और कब, जब क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो हिट कर गया है मल्टी ईयर लो का। पिछले कई सालों में इतना लो रेशो जो है कभी भी नहीं आया क्रेडिट इज टू डिपॉजिट वाला। समझ गए? इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है बैंकों में, लेकिन बैंक किसी को लोन नहीं दे रहे हैं। कोविड के बाद बैंकों ने लोन देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। तो कह रहा है ऐसी गारंटीज जो है ना, ये रिस्क से, जोखिम से एलर्जी रखने वाले बैंकर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी ताकि वो लोन्स को शुरू करें। इन्हांसिंग की वर्ब है विल गिव, परहैप्स का मतलब होता है शायद। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की वर्ब है हैज़ हिट। हिट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 हिट ही होती है। हिट, हर्ट, स्प्रेड, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, है ना, स्प्लिट, बिड, ये सब ऐसी वर्ब्स हैं। बार बार आपको बताता हूँ, कभी भी इनकी V1, V2, V3 के अंदर कोई भी फ़र्क आप ना जो है कभी भी ना करें। चलो, एक्सटेंड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को बढ़ाना और किसी को दूसरी चीज़ जो है ऑफर करना। बढ़े आगे, कह बट देयर इज लिटिल टू मेक सच लोन्स वाइबल बाय स्टरिंग डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन वहाँ ना के बराबर है, लिटिल है। देखो अ या द नहीं लगा है तो ना के बराबर वाला लिटिल है। कह रहे लेकिन वहाँ ना के बराबर है मेक करने के लिए, इन लोन्स को वाइबल बनाने के लिए, इन लोन्स को अप्रोप्रिएट, और कैसे, स्टर करके, इंक्रीज करके, प्रोवोक करके, इंसाइट करके, जगा करके डिमांड को, मांग को, और किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो लोन तो आप दिलवा रहे हो, लेकिन उन लोन से जो दुकानदार है वो सामान लेके आएगा, सामान को लेने वाला ही कोई नहीं है। तो डिमांड को तो आपने स्टर किया नहीं। अगर आप डिमांड को स्टर करते तो ये लोन्स वाइबल बन जाते, पर ऐसा जो है ना लिटिल है, ना के बराबर है। इस तरह से डिमांड को स्टर करने का काम इस पूरी जो है स्कीम में। लिटिल की वर्ब होगी इज, वाइबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, अप्रोप्रिएटिव या फिजिबल हो, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए कोई चीज़ बनी है अगर वो पूरा कर दे तो वो वाइबल हो जाती है ना। स्टर करने का मतलब होता है उकसाना, स्टर करना, स्टिमुलेट करना, अराउज करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, किसी चीज़ को जो है जगाना। कह फ्री वीज़ाज आर अ गुड आइडिया बट आर लाइकली टू गेन ट्रैक्शन टिल इंडिया हैज़ अ फर्मर ग्रिप ऑन द पैंडमिक बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉर दोज अंडर 18। कह रहे फ्री वीज़ा अच्छी बात है, गुड आइडिया है फ्री वीज़ा, बाहर से अंग्रेज आएंगे हमारे देश में घूमेंगे। कह रहे लेकिन ये फ्री वीज़ा अनलाइकली है, ना के बराबर इनसे लाइकलीहुड है, इनमें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है गेन करने की, ट्रैक्शन को गेन करने की, सपोर्ट को, पॉपुलैरिटी को। और कब तक, जब तक इंडिया के पास एक और मजबूत ग्रिप ना हो जाए, एक और मजबूत पकड़ ना हो जाए इस महामारी पे। और कैसे, प्रोवाइड करके वैक्सीन्स को सभी के लिए, शामिल है जिसमें वो वाले लोग जो अंडर 18 हैं, जो बच्चे हैं अभी भी। तो कह रहे फ्री वीज़ा देने से होगा क्या, जब तक यहाँ पे कोविड फैला हुआ है कोई अंग्रेज फ्री में वीज़ा लेकर भी आने को तैयार नहीं होगा। तो ये स्कीम जो है यूजलेस है जब तक सब लोगों के वैक्सीन ना लग जाए। समझ गए? वीज़ाज की वर्ब है आर, इंडिया की वर्ब है हैज़, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, फर्म का मतलब होता है मजबूत, फर्मर एक कंपैरेटिव डिग्री है मतलब और ज़्यादा मजबूत। गेन ट्रैक्शन आप मेरे साथ वोकैब वाली शीट में कर चुके हो, गेन ट्रैक्शन की पूरी कहानी बताई थी मैंने आपको। किसी चीज़ का सपोर्ट को गेन करना, पॉपुलैरिटी को गेन करना, समझ गए ना, किसी चीज़ को सबका सपोर्ट मिलना कहलाता है उस चीज़ का गेन करना, ट्रैक्शन को। चलिए, कह रहा लोन्स ऑफ ₹1 लाख to 10 लाख फॉर ट्रैवल एजेंट्स मे हेल्प मीट सम लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस बट वॉन्ट मेक पीपल टेक हॉलीडेज। कह रहे जो लोन्स हैं 1 लाख से 10 लाख रुपए के, और किसके लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए। कह रहे हो सकता है वो हेल्प कर दें मीट करने में, हो सकता है वो मदद कर दें पूरा करने में कुछ लाइबिलिटीज़ को, कुछ जिम्मेदारियों को और कुछ एक्सपेंसेस को। कह रहे लेकिन ये जो लोन्स हैं नहीं मेक करेंगे इन लोगों को, नहीं बनाएंगे इन लोगों को हॉलीडे को टेक करने वाला। मेक समवन डू समथिंग, पॉजिटिव वर्ब है मेक, यहाँ पे किसी से कोई काम करवाना। तो ये लोन्स जो हैं, ट्रैवल है जो एजेंट है उनके खर्चों को पूरा करेंगे बस। इन लोन्स की वजह से आप और मैं में से कोई भी गोवा घूमने नहीं जाएगा, हमें इन लोन्स को देख करके कहीं भी हॉलीडे लेने के लिए एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा। समझ गए? लोन्स की 2 वर्ब्स हैं, मे हेल्प मीट और दूसरी वर्ब है वॉन्ट मेक। वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, है ना, वॉन्ट विल नॉट। अब आपसे मैं 5-10 सेकंड लूँगा यहाँ पे, अपना दिमाग चलाओ और बताओ मुझे मेक के बाद में क्या ये टेक लगा हुआ ठीक है गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जगह टू टेक लगाना चाहिए था। मेक पीपल टू टेक हॉलीडेज, ऐसा भी तो हो सकता था ना, क्यों नहीं हुआ? चलो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पॉजिटिव वर्ब्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी। द वाइल्ड डॉग मेड अस टू रन।
इस जंगली कुत्ते ने हमें बहुत भगाया, मेक किया हमें रन करने के लिए। द वाइल्ड डॉग हैड अस टू रन, इसका भी मतलब वही है। द वाइल्ड डॉग गॉट अस टू रन, ये गॉट अस रन, इसका मतलब भी यही है। मेक, हैव और गेट तीनों इसी काम को बताती हैं जिससे कोई काम करवाया जाए, है ना। हमको भगाने का काम किया इस कुत्ते ने। अब ध्यान से समझो, मेक के बाद में जो काम करवाया जाता है उस काम को हमेशा बेयर इंफिनिटिव में लिखा जाता है, मेड अस रन। समझ गए ना, टू नहीं आएगा। अगर एक्टिव में टेंस चल रहा है तो हमेशा मेक के बाद में आप बेयर इंफिनिटिव को यूज़ करेंगे एक्टिव के केस में। यहाँ पे हैव है, यहाँ पे भी सेंटेंस एक्टिव में है, आप यहाँ पे भी बिना इन्फिनिटिव को, बिना टू के यूज़ करेंगे बेयर इन्फिनिटिव को, लेकिन गेट के बाद में हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है। द वाइल्ड डॉग गॉट अस टू रन, समझ गए ना। तो ये मेक, हैव और गेट तीन वर्ब्स हैं। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखें, किसके बाद में कैसा वाला इन्फिनिटिव लगेगा। अब देखो इनके पैसिव फॉर्म्स भी है, इतना अंदर नहीं घुसूंगा मैं। पॉजिटिव वाली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, पार्ट नंबर 32 या 33 है ग्रामर सीरीज़ का, डिटेल में वहाँ समझाया हुआ है। कह रहे जस्ट लाइक last year's 20 lakh crore package, the actual outgo from the exchequer this time is minimal and the direct stimulus to demand abysmal। कह रहा बिल्कुल वैसे ही, जस्ट लाइक पिछले साल के 20 लाख करोड़ के पैकेज के, कह रहा बिल्कुल वैसे ही ये जो एक्चुअल आउटगो होगा ना, आउट मतलब बाहर, गो मतलब जाना, सरकार की खजाने में से जो पैसा निकलेगा जो सरकार खर्चा करेगी। कह रहा एक्चुअल जो खर्चा है और कहाँ से, सरकार के खजाने से, एक्सचेकर से। और कह रहा है दिस टाइम, इस टाइम, कह रहा है वो मिनिमल है, ना के बराबर है, बहुत कम है। और जो डायरेक्ट स्टिमुलस है, जो डायरेक्ट बढ़ावा है डिमांड को, वो एबिस्मल है, बहुत ही पुअर है। समझ गए ना। तो पिछले साल भी सरकार बोली थी 20 लाख करोड़ देंगे, बाद में पता लगा वो देंगे नहीं, वो बातें ही बातें थी, है ना। वो ऑलरेडी सरकार दे रही थी हमें, बस उसको नाम दे दिया कोरोना पैकेज का। कह रहा पिछले साल की तरह इस साल भी खर्चा ना के बराबर ही करेगी सरकार इस पैकेज में, और डिमांड को कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इंकरेजमेंट नहीं मिल रही है। एक्सचेकर आप देख चुके हैं, सरकार का खजाना। एबिस्मल के 3 मीनिंग होते हैं, बहुत ही ख़राब हो, बहुत ही बॉटमलेस हो, या बहुत ही गहरा हो। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली बैड की बात हो रही है, स्टिमुलस वॉज एक्सट्रीमली बैड। आउटगो की वर्ब होगी इज। मिनिमल मतलब ना के बराबर, है ना, ना के बराबर। चलिए, कह रहा है एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ ₹15,000 करोड़ टू रैम्प अप पीडियाट्रिक हेल्थ केयर विद गारंटीज फॉर 50,000 करोड़ लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट्स इन द हिंटरलैंड आर क्रिटिकल टू कोप विद द फ्यूचर पैंडेमिक वेव्स। इस सेंटेंस में एरर्स हैं, और एक नहीं दो। मैं हैरान हूँ इसने क्यों कर दी, है ना। आप पकड़ो, पहले मैं सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर के साथ एरर बताऊँगा, ठीक है। कह रहा है एडिशनल स्पेंडिंग जो है इतने रुपए की, भाई कितने रुपए की, 15,000 करोड़ की। और क्यों, ताकि रैंप अप करें, लेवल अप करें, इंप्रूव करें पीडियाट्रिक हेल्थ केयर को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बच्चों के लिए, पेट से लिए, पेट रूट होता है बच्चों के लिए, है ना। तो पीडियाट्रिक हेल्थ केयर को 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, ये जो स्पेंडिंग है। अब ये स्पेंडिंग किसके साथ में है, ये साथ ही है उन गारंटीज़ के जो है 50,000 करोड़ के कम इंटरेस्ट वाले लोन्स के लिए, और किसके लिए, हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए, गाँवों में, बियाबान में, जंगलों में, हिंटरलैंड्स में। कह रहा है ये तो दोनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही क्रिटिकल टू हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं बहुत ही गंभीर बात है ये। और क्यों, कोप विद करने के लिए, निपटने के लिए आने वाली पैंडेमिक की वेव से, महामारी की लहरों से। सही बात है कि ये जो पैसा बच्चों के हॉस्पिटलों के लिए दिया है, और 50,000 करोड़ रुपए जो दिए हैं गांवों में, जंगलों में, बियाबानों में हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए, दोनों ही चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली वेव से निपटने के लिए। अब आओ सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स देखो, फिर मैं बताता हूँ आपको गलतियाँ। स्पेंडिंग की वर्ब है आर। रैंप अप का मतलब होता है रैंप अप, लेवल अप, रैचेट अप, तीनों बताते हैं इंप्रूव करने को, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ में बेहतरी लाना। पीडियाट्रिक मतलब रिलेटेड टू पेड्स, पेड मतलब बच्चे, एक रूट होता है पेड, पीडियाट्रिक मतलब बच्चों से रिलेटेड, है ना। हिंटरलैंड आप देख चुके हैं, बियाबान, जंगल, रिमोट एरियाज। कोप विद आप जानते हैं। अब देखो इसमें गलती, यहाँ पे गलती ये मेरे भाई, स्पेंडिंग की वर्ब है आर। ये जो पूरा का पूरा जो आप फ्रेज देख रहे हो ना, फेज, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है इस विद प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और ये इस विद प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट है गारंटीज। ये गारंटियाँ सरकार देगी ज़रूर, लेकिन टेक्निकली सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है गारंटियाँ। सब्जेक्ट तो आपका स्पेंडिंग, अगर स्पेंडिंग आपका सब्जेक्ट है और गारंटियाँ विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स के जरिए। ये विद की जैसे और भी प्रेपोजिशन हमारे पास, अलोंग विद है, एज वेल एज है, बिसाइड्स है, अपार्ट फ्रॉम है, इन एडिशन टू है, टुगेदर विद है ना। जैसे सलमान एंड करीना इज आर प्लानिंग अ गोवा ट्रिप। सलमान और कटरीना प्लान कर रहे हैं गोवा के ट्रिप को। देखो सब्जेक्ट हो गया आपका सलमान और कटरीना, दोनों साथ में जाएंगे, है ना, सब्जेक्ट में एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी आर। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, सलमान अलोंग विद कटरीना इज आर प्लानिंग अ गोवा ट्रिप। सलमान कटरीना के साथ में प्लान कर रहा है गोवा ट्रिप को। देखो यहाँ पे भी कटरीना तो जाएगी, कोई और नहीं जाएगी, विपाशा नहीं जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या है, प्लानिंग कर रहा है सलमान। कटरीना तो बेचारी अलोंग विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
टेक्निकली ये साथ में जाएगी लेकिन सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट रह गया अकेला सलमान। कटरीना साथ है लेकिन सलमान अकेला है अभी भी, तो इस केस में इसको आपको सलमान को वर्ब देनी है सिंगुलर। अब यही केस बनेगा इन सब प्रेपोजिशन के साथ में, एज वेल एज के साथ में कटरीना लग गई, बिसाइड्स के साथ में जुड़ गई, अपार्ट फ्रॉम के साथ में जुड़ गई, ठीक है, जाएगी सलमान के साथ लेकिन ऑब्जेक्ट है इन प्रेपोजिशन का, तो इन सब में आपको सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना होता है। अब ये सारी प्रेपोजिशन देख लो, इसमें विद भी जोड़ देना, ठीक है, अकेला विद आ जाए तो वो भी इनका पार्ट है। अब वैसे ही यहाँ भी हुआ है, स्पेंडिंग के साथ में वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर, और ये जो है बीच वाला विद प्रेपोजिशन का पार्ट होने की वजह से हमारी वर्ब को सिंगुलर ही रखेगा। दूसरी एरर क्रिटिकल टू, ये क्लासिक एरर है, बहुत बार करवा चुका हूँ आपको मैं, अपना एडिटोरियल बहुत बार करता है। ये वो सारे फ्रेज हैं जहाँ पे टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रूशियल टू, और यहीं आपको मिलेगा कहीं पे क्रिटिकल टू, की टू, ओपन टू, एल्यूड टू। ये जो है ना आपकी बाइबल है, ये पूरा स्क्रीनशॉट जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपके क्वेश्चन जो है ना सही बैठेंगे। ये सारे फ्रेज में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाया ना टू के बाद में, आएगी या तो नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए, तो क्रिटिकल टू कॉपिंग विद मेरे भाई, कॉप विद नहीं आएगा। बढ़े आगे, चलो। कोई लड़का मुझे कह रहा था सर 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ूंगा तो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता। भाई जो तुम्हें करवा रहा हूँ ना मैं, ये जो तुम्हें करवा रहा हूँ एहसान नहीं है कोई, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, पर ये जो तुम्हें करवा रहा हूँ ये तुम्हें खुद से करने में 4 घंटे लगेंगे। इस तरीके से करवा रहा हूँ जिसने मन से देखा ना, पूरे दिन की इंग्लिश की पढ़ाई हो जाती है उसकी। तो देखो ढंग से, और अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिस कर दो। आपको लगता है वो आपको आते हैं तो आप इनको छोड़ दो, है ना। करेक्ट मेक सेंस टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टूवर्ड्स हेल्थ एंड फास्टर वैक्सीनेशन। कह रहे ये चीज़ मेक सेंस करती है, ये चीज़ बिल्कुल सही लगती है कि डायरेक्ट करते हैं हम रिसोर्सेज को, हम भेज देते, दिशा निर्देश देते अपने रिसोर्सेज को, और किस तरफ, हेल्थ और फास्टर वैक्सीनेशन की तरफ। तो यहाँ पे पैसे लगाने थे बजाय इन जगह पैसा लगाने के, ये भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होने वाला था। कह रहे बट द इंक्लूजन ऑफ मेजर्स already announced such as fertilizer subsidies and food grains for the poor, along with spends planned over the next 2 to 5 years, and even a 77.5 crore bailout plan for an ailing farm marketing firm gives the package just extra padding. अब कह रहे गलती क्या होगी, कह रहा जो इंक्लूजन है ना, जो शामिल करने का काम है मेजर्स को, कदमों को जो पहले से ही अनाउंसड हैं, जिनको सरकार ने पहले से बोल रखा हम देने वाले हैं, अब उनको इस पैकेज में डाल दिया है ना। अब ये कौन कौन से हैं, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी और फूड ग्रेन्स गरीब लोगों के लिए। अच्छा, एक तो ये चीज़ कह रहा, साथ ही साथ उन स्पेंड्स के, उन खर्चों के, स्पेंड का मतलब खर्चा, जो प्लान है अगले 2 से 3 सालों के लिए, अभी अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा, 2 से 3 साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें मिलने वाला है। कह रहा, और यहाँ तक कि ये वाला एक 77.5 करोड़ का बेल आउट प्लान एक परेशान, एक एलिंग, एक डूबती हुई फार्म मार्केटिंग फर्म के लिए। कह रहे ये जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी ये देती है पैकेज को महज एक्स्ट्रा पैडिंग। अब पैडिंग को समझ लें क्या होता है। देखो, पैडिंग होती है किसी चीज़ के ऊपर, सोफ़ा वोफा पे जो पैड लगाया होता है ना, जो फॉर्म लगाई होती है उसको कहते हैं पैडिंग। उससे क्या, सोफ़ा का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो पैडिंग का एक तो लिटरल मीनिंग हो गया सॉफ्ट मटेरियल, जिससे किसी चीज़ का साइज़ बड़ा हो, और एक फिगरेटिव मीनिंग हो गया अगर आपने कुछ भाषण दिया और उसमें कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे भाषण लंबा हो गया लेकिन वो बात का कुछ मीनिंग नहीं है। अनइंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यूजलेस इन्फॉर्मेशन टू मेक अ स्पीच, स्टेटमेंट और राइटिंग लॉन्गर। समझ गए ना। तो सरकार ने ये यूजलेस सी चीज़ें डाल दी जो कि हमें ऑलरेडी पता थी, बस लोगों को देख करके लगे कि हमारा पैकेज बहुत बड़ा है, लेकिन गरीबों को खाना पहले भी दे रही थी सरकार, सब्सिडी पहले भी दे रही थी, और अब जो है लोगों को दिखा दिया कि देखो कोरोना के नाम पे हम आपको ये सब कुछ दे रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैडिंग का काम कर रहा है, यूजलेस या अनइंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। समझ गए। इंक्लूजन की वर्ब है गिव्स। चलो आगे बढ़ते हैं। बेल आउट प्लान, स्टिमुलस, ये सब के सब राहत प्लान की बात करते हैं। चलिए, कह रहा है इन्वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज टू फिगर आउट सम फॉर्म ऑफ इनकम सपोर्ट फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल। कह रहा है इन्वेस्ट करना टाइम को और रिसोर्सेज को, और किस काम में भाई, फिगर आउट करने में, ढूंढ निकालने में, खोज निकालने में, किसी फॉर्म को, किसी रूप को जो है इनकम सपोर्ट का गरीब वर्गों के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, शहरों में और गाँवों में, इन दोनों एरियाज़ में। कह रहे ये जो काम होता ना, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते, कह रहे ये होता और ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा फ़ायदे वाला। तो कुछ ऐसा आप सोचते, फिगर आउट करते कोई रास्ता जिससे गांव और शहर में रहने वाले गरीब लोगों को कुछ इनकम सपोर्ट मिलता, कुछ काम वाम मिलता, कुछ धंधा मिलता, उनको ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला था। इन्वेस्टिंग जीरेंड है, इसकी वर्ब है वुड हैव बीन। वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, फिगर आउट, वर्कआउट, इन दोनों का मतलब होता है दिमाग लगा के किसी चीज़ को खोजना।
ऐसे नहीं खोजना जैसे गाड़ी की चाबी गुम गई उसको नहीं खोजना, दिमाग लगा के किसी चीज़ का हल खोजना, कोई रास्ता खोजना, उसको कहते हैं वर्कआउट या फिगर आउट करना। वर्कआउट का मीनिंग एक्सरसाइज करना भी होता है ना, वो अलग मीनिंग है। चलो, कह रहा वीक डिमांड is a bigger concern for industry this year as inflation, a propensity to save for future medical bills, and uncertain job market have led to belt tightening from consumers। कह रहा वीक डिमांड जो है, कमज़ोर मांग जो है, वो बहुत बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्री के लिए इस साल। डिमांड तो कुछ है नहीं, मोटरसाइकिलें कारें बना करके इंडस्ट्री वालों ने रखी हुई हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है, है ना। कह रहे बहुत बड़ा कंसर्न है इस साल। कह रहे क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और जो प्रोपेंसिटी है, जो रुझान है, जो इंक्लिनेशन है लोगों का सेव करने के लिए, बचाने के लिए आने वाले मेडिकल बिल्स के लिए। हर आदमी सोचता है यार मोटरसाइकिल बाद में ले लेंगे, पहले घर पे कोई बीमार ना हो जाए, उसके लिए पैसे जो है जोड़ के रखो 4। और तीसरी चीज़ है जो अनसर्टेन जॉब मार्केट, सबको लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी। कह रहे ये जो चीज़ें हैं ना, तीनों की तीनों ये लीड टू कर गई हैं कंज्यूमर से बेल्ट टाइटनिंग को। बेल्ट टाइटनिंग का मतलब होता है अपने खर्चों को कम करना, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना ताकि 4 पैसे बचा सकें, है ना, टू सेव फॉर अ रेनी डे। समझ गए। तो डिमांड है कमज़ोर और ये 3 चीज़ों की वजह से लोग खर्चा करने से कतरा रहे हैं। अब देखो बेल्ट टाइटनिंग के तीन जो है इसकी सिनोनिम मीडियम्स हैं। देखो, एक तो होगी टाइटन द बेल्ट, दूसरी होगी कट कॉर्नर्स, और तीसरी है सेव फॉर अ रेनी डे। वो मैंने लिखी नहीं है, आप याद कर लेना। वैसे ही तीनों का मतलब होता है खर्चों को कम करना और आने वाले वक्त के लिए पैसे को जोड़ना। देखो, याद तुम्हें नहीं रहेगा, मेरे को याद है। आपको याद करने के लिए या तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। नोट्स बनाओ मेरे भाई, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपका रुझान। कह रहे इफ द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट अबाउट क्रिएटिंग न्यू डॉल्स फॉर द फियर ऑफ देम बिकमिंग permanent features, it could have at least offered some immediate relief for all by addressing the elephant in the room, high fuel prices। कह रहे जो सरकार है, अगर वो हेजिटेंट है, अगर सरकार हमारी जो है थोड़ी सी हिचकती है, और किस में क्रिएट करने में नए डॉल्स को। डॉल्स का मतलब होता है सरकार की तरफ से पैसा मुफ्त का, कुछ आपको सब्सिडी मिले, कुछ पेंशन मिले, कुछ जो है कुछ भी किसी भी फॉर्म में कुछ मिल जाए मुफ्त में। कह रहा है सरकार अगर हेजिटेंट है कुछ ऐसी नए मुफ्त की स्कीम को क्रिएट करने में, इस फियर में, इस डर में कि उस स्कीम का परमानेंट बन जाने का कहीं फीचर ना हो, कहीं वो स्कीम को लोग 2025 में भी ना मांग रहे हो कि ला के दो हमें, है ना, मुफ्त में। कह रहा है अगर ऐसा सरकार है, मानती है सरकार, तो कह रहा है कम से कम ये ऑफर कर सकती थी कुछ इमीडिएट रिलीफ को, कुछ फटाफट से राहत को सभी के लिए। और कैसे एड्रेस करके एलिफेंट इन द रूम को। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एन ऑब्वियस प्रॉब्लम विच एवरीवन इज जो है इग्नोरिंग। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई भी उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है। तो कह रहे कम से कम सरकार एक काम कर देती, इस बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर करना बंद कर देती, जो प्रॉब्लम है हाई फ्यूल प्राइसेस की। तो आपको डर लगता है ना, पैसा देंगे तो 2 साल बाद गरीब लोग फिर बोलेंगे कि पैसा दे दो, पहले भी दिया था आपने। तो डरते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम आप कर सकते हो, फ्यूल के प्राइसेस को कम कर दो, वो भी पैसा देने के बराबर है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप इग्नोर करते आ रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। चलो, गवर्नमेंट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है कुड हैव ऑफर्ड। एलिफेंट इन द रूम बता दिया मैंने आपको, ये एक इडियम होती है। कह दिस वुड डैम्पन इन्फ्लेशन, एम्पावर आरबीआई टू लैंड ग्रेटर सपोर्ट टू ग्रोथ एंड लीव अ लिटिल मोर मनी इन पीपल्स हैंड टू स्पेंड। कह रहा अगर पैसे कम कर दो फ्यूल के, तुम कॉस्ट कम कर दो आप लोग, तो ये डैम्पन कर देगा इन्फ्लेशन को। ये थोड़ा सा जो है एनकरेज कम करेगा इन्फ्लेशन को कम बढ़ावा देगा। डैम्पन करना होता है किसी चीज़ को बढ़ावा कम करना, और ये एम्पावर करेगा, ताकत देगा आरबीआई को कि वो लैंड करे, वो दे एक ज़्यादा सपोर्ट को, ग्रोथ को। और ये लीव कर देगा ना थोड़ा सा मोर मनी, थोड़ा सा पैसा लोगों के हाथों में स्पेंड करने के लिए। तो पेट्रोल का दाम कम होते ही लोगों के पास पैसा होगा और लोग जो है थोड़ी सी डिमांड जो है उससे इंक्रीज होगी जब वो खर्चा करेंगे। दिस की 3 वर्ब्स हैं, वुड डैम्पन, वुड एम्पावर एंड वुड लीव। डैम्प का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना, किसी को डिमिनिश करना, सप्रेस करना। इसी से इडियम बनती है डैम्प स्क्विब। डैम्प मतलब गीला, स्क्विब का मतलब होता है पटाखा। गीला पटाखा कैसा होता है, इतना बड़ा बॉम्ब होगा लेकिन आवाज़ आएगी उसकी इतनी सी, क्योंकि वो गीला था। तो हर वो चीज़ जो देखने में इंप्रेसिव हो लेकिन वास्तव में वो एक्सपेक्टेशन से कम इंप्रेसिव निकले, उसको बोलते हैं डैम्प स्क्विब। अब इसके हिंदी में कई जो है इसकी इडियम बनती है, मैं फटाफट लिख देता हूँ डैम्प स्क्विब की। पहली है ऊंची दुकान पीछा फीका पकवान, इसको आप बोलते हैं ग्रेट होस्ट, ग्रेट बोस्ट एंड लिटिल होस्ट, ठीक है ना। और एक और इसका जो है सिनोनिम है ग्रेट वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ये भेड़ जो थी बहुत बड़ी बड़ी क्राई कर रही थी, लेकिन इससे ऊन जो उतरी थोड़ी सी।
ये जो मेहमान जो था, जो मेज़बान था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जब ये मेज़बान बना, जब ये लिटिल होस्ट निकला, ना के बराबर, है ना, ऊंची दुकान जो है फीका पकवान। तो ये दोनों डैम स्क्विब के सिनोनिम है, दोनों की दोनों इडियम्स। चलिए आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा while the efforts to maintain fiscal restraint may impress global rating agencies, they would be among the first to acknowledge that there is a tipping point where policy inaction risks hurting the economy's long-term prospects। अब बता रहा है कि कैसे ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जिनको आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, रिझा रहे हो, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगी। कह रहा है जहाँ ये जो एफर्ट सरकार मार रही है ना, मेंटेन करने के लिए फिजिकल रिस्ट्रेंट को, जो हमारी इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट है अपने आप पे, जो हमने लगाम लगा के रखी है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। कह रहे जहाँ पे जो एफर्ट्स हैं ये इंप्रेस कर सकते हैं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी को, उनको अच्छा लगेगा देख करके। कह रहे लेकिन यही वो फर्स्ट होंगी, उन पहलों में से एक होंगी, अमंग द फर्स्ट होंगी, जो एक्नॉलेज करेंगी, इस चीज़ को एडमिट करेंगी, मानेंगी दैट वो ये कि देयर इज़ अ टिपिंग पॉइंट, कि वो एक टिपिंग पॉइंट होता है। टिपिंग पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे एक बड़ा मोड़ आता है ना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट, जहाँ से सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगती हैं। कह रहे यही वो एजेंसियाँ सबसे पहले वाली होंगी मानने वाली इस चीज़ को कि एक टिपिंग पॉइंट होता है जहाँ पे अगर पॉलिसी इन एक्शन आ जाए, पॉलिसी में एक्शन ना हो, पॉलिसी में ढीलापन हो, तो वो रिस्क कर देता है हर्ट करने को इकॉनमी को, उसके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को, लंबे जो है टर्म की संभावनाओं को। तो ये अभी तो खुश हो जाएंगी कि सरकार देखो भारत की कितना कम पैसा खर्च कर रही है लोगों पे, है ना, भारत की सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन जब वक्त आएगा ना, ये एजेंसी बोलेंगी कि एक टिपिंग पॉइंट आया था भारत की सरकार के पास, जब सरकार सोई रही, इनएक्शन लेकर के बैठी रही, कोई एक्शन नहीं लिया, और इससे पूरी इकॉनमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट 10-15 साल की संभावनाएं हर्ट हो गई, नुकसान में आ गई। समझे सेंटेंस को? एफर्ट की वर्ब है मे इम्प्रेस, दे की वर्ब है वुड बी, देयर एक जो है आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपकी वर्ब है, देयर इज़ मतलब यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है टिपिंग पॉइंट, है ना। देयर के केस में सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। टिपिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बड़ा मोड होता है जहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज बहुत बड़े इफेक्ट को लेकर के आए, बहुत बड़े जो है मोड को बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट को टिपिंग पॉइंट। इनएक्शन की वर्ब है रिस्क। रिस्क एक ऐसी वर्ब है इन सभी वर्ब्स की तरह जो अपने बाद में या तो नाउन लेगी या जीरंड लेगी। रिस्क, अवॉइड, एडमिट, कंसीडर, प्रैक्टिस, मेंशन, वर्थ, बिजी, माइंड, स्पेंड टाइम। और भी ऐसी 40 वर्ब्स हैं, बहुत बार करवा चुका हूँ, नोट्स को खोल लो। जैसे रिस्क है वैसे सारी वर्ब्स हैं, हर्टिंग ही लिखना पड़ेगा, कभी भी टू हर्ट इसके बाद में, रिस्क के बाद में आप जो है लिख करके नहीं आओगे। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, है ना, आउटलुक या एक्सपेक्टेशंस। आज का आर्टिकल आपको थोड़ा चैलेंज किया होगा क्योंकि वोकैबुलरी बहुत खतरनाक है और बहुत सारे रूल्स आए थे ग्रामर के। मैंने कोशिश की है 45 मिनट में कितना पैक कर पाऊँ, मैंने उतना कर दिया है ना। अब फटाफट से अपना क्विज देख लो। ये आपका क्लोज टेस्ट है, इसको आप करोगे सॉल्व। जो बता रहा हूँ वही सब का सब यहाँ पे लगाना है आपको, है ना। एडवांस, एडवांसिंग, एडवांस्ड क्या आएगा इन चारों में से भाई? अवॉइड के बाद में क्या लगता है, रिस्क के बाद में क्या लगता है, कंसीडर के बाद में क्या लगता है, वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है ना। अच्छा, मेक के बाद में, गेट के बाद में कैसी वर्ब लगेगी, टू इन्फिनिटिव लगेगा या जो बे इन्फिनिटिव लगेगा। हिंट्स भी दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपने फार्दर और फर्दर का सीखा था वही यहाँ पे भी लगाना है, सब के सब वही कॉन्सेप्ट है। कोशिश करो, है ना। मेरा आंसर मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट का फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के। आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। जैसे वीडियो है कल वाली, है ना, ये कल जो मैंने करवाई थी, इसके पहले कमेंट में जाओ। कभी कभी आपको ये पूरा नहीं दिखेगा तो इसको यहाँ पे लिखो रीड मोर, ये पूरा दिखने लगेगा आपको। ये मेरा ही कमेंट है, देख रहे हो, मेरा फोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो इस कमेंट में जो आप देख रहे हो ये है आपका क्लोज टेस्ट का आंसर। ये जो आप देख रहे हो ना डार्क ब्लैक में, ये आपके आंसर्स हैं, है ना। पूरा क्लोज टेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और फिर मैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देता हूँ उसमें 3 आर्गूमेंट्स भी लिखता हूँ, तो मेरे आर्गूमेंट भी चेक किया करो, गलती निकाला करो। मैं आपका भी पढ़ता हूँ, कभी कभी चेक भी करता हूँ, है ना। सबके पढ़ा करो। बहुत लोग जो है अपना अपना जो है डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन का रोज़ रिप्लाई करते हैं। देख रहे हो 170 कमेंट्स हैं, तो रोज़ से इस काम को करना है। रिप्लाई को जाके अभी चेक कर लो। ये 6 क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है ना। डैम स्क्विब का इनमें से कौन सा सिनोनिम होगा, लास्ट में करवाया मैंने आपको। चलिए मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी आपको अटेम्प्ट करना है रात को 9:30 बजे। अगर आपको चाहिए क्रैश कोर्स 10 दिनों का, अगर बहुत लोग इंटरेस्टेड है तो आज मुझे बताएं। शाम को 7 बजे तक जितने मेरे पास कमेंट्स आएंगे उसी के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा रात को वीडियोज़ लानी है या नहीं लानी। अंटिल देन साइनिंग आउट।